अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशन 30 MCQs। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन जोग्राफिया जो है, इंडियन फेडरेशन जो है, उससे इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है वो 30 क्वेश्चन का जो है वो चुनाव किया है। तो आइए देखते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। डी स्टूडेंट्स, हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच आपके लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर जो है इंतहाई अहम वीडियोस जो है वो पेश कर रखा है। तो उम्मीद है आपको ये हमारी काविश भी पसंद आई होगी। आज का पहला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ प्लासी was fought in 1757, 1798, 1857. The correct answer is Battle of Plassey was fought in 1757. डियर स्टूडेंट्स, जो बैटल ऑफ प्लासी है, जंग प्लासी जो है, डेट वाज फॉट इन 1757. द करेक्ट आंसर इज 1757. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह जो है, ही वाज ए फ्रीडम फाइटर। भगत सिंह वाज बॉर्न ऑन 28 September 1907 in present day Pakistan in the city of लैलपुर, फैसलाबाद और लाहौर। भगत सिंह जो है, ही वाज द फ्रीडम फाइटर। और जो भगत सिंह है वो पैदा हुआ था ऑन September 28, 1907 इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, जो मौजूदा पाकिस्तान है। 1907 के अंदर तो यूनाइटेड इंडिया था, लेकिन जब 1947 में जो है हिंदुस्तान तकसीम हुआ, तो उसके बाद जो है जो भगत सिंह था, जब यूनाइटेड इंडिया था तो उस वक्त तो एक ही चूँकि ये स्टेट थी। तो 1947 में हिंदुस्तान तकसीम होने के बाद की बात की जा रही है। इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान इन द सिटी ऑफ लैलपुर, फैसलाबाद। तो उस वक्त जो है जब भगत सिंह जो है पैदा हुआ था 1907 में, तो उस वक्त जहाँ पे वो पैदा हुआ तो उस शहर का नाम था लैलपुर, जो बाद में जो है जब पाकिस्तान कायम हो गया तो लैलपुर का नाम तब्दील करके उसका नाम फैसलाबाद रख दिया गया था। दोबारा देखिएगा, भगत सिंह वाज बॉर्न ऑन 28 September 1907 in present day Pakistan in the city of Lalpur, which is now called Faisalabad. आइए देखते हैं which is the next question. Who is called father of All India National Congress? Who is called the father of All India National Congress? आपको पहले मैं बता दूं कि All India National Congress जो है that was established in 1887. तो 1887 को जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है ये इंडिया की, हिंदुस्तान की, सब कंटिनेंट की पहली जो है वो पॉलिटिकल पार्टी थी। तो इस हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस? देयर आर टू ऑप्शंस, A.O. Hume and the second option is Gandhi. The correct answer is A.O. Hume. A.O. Hume is considered and called the father of all Indian नेशनल कांग्रेस। तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है उसका बानी जो है वो चूँकि A.O. ह्यूम है, इसलिए उसको जो है एज ए फादर जो है, फादर ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो कंसीडर किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द लास्ट जनरल ऑफ ब्रिटिश ऑक्युपाइड इंडिया एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो जो ब्रिटिश इंडिया है उसका जो ख़ात्मा था या हिंदुस्तान की तकसीम जो है वो हुई अगस्त 1947 को। तो जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो उस वक्त हिंदुस्तान का जो है वो गवर्नर जनरल कौन था, और फिर जब हिंदुस्तान की तकसीम होगी और दो आज़ाद रियासतें कायम होगी, एक पाकिस्तान और एक इंडिया, तो इंडिया का पहला गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश ऑक्युपाइड इंडिया एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। आपने बताना ये है कि जो सब कॉन्टिनेंट का यूनाइटेड इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल था वो कौन था, और जब हिंदुस्तान तकसीम हो गया और भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो लास्ट माउंटबेटन जो है
वो यूनाइटेड इंडिया का यानी ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया जो है उसका आखिरी गवर्नर जनरल भी था। जब हिंदुस्तान तकसीम हो गया और तकसीम के बाद जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है एक खुद मुख्तार इंडिया जो था, जो सॉवरन इंडिया था, उसका भी गवर्नर जनरल बन गया। तो गोया जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिया ने आज़ादी हासिल की और जिसके तसल्लुत से आज़ादी हासिल की, जिसकी ग़ुलामी से इंडिया ने आज़ादी हासिल की, उसी के गवर्नर जनरल को जो है इंडिया ने अपना गवर्नर जनरल बना लिया। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर, पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर जो है कि जिन लोगों से वो आज़ादी हासिल कर रहे थे, आखिर क्या वजह थी, क्या उसकी काजेज़ थी, क्या फैक्टर्स थे कि इंडिया ने जो है उसी गवर्नर जनरल को जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन को जो है, जो कि ब्रिटिश था, तो उसको जो है उन्होंने अपना गवर्नर जनरल जो था तस्लीम कर लिया। तो वो कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला काला है, तो लगता है यहाँ भी जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ जो थी वो ज़रूर थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन लीडर most associated with the independence struggle during the British rule, Mahatma Gandhi, accepted which office after independence? तो इंडिया के बहुत मशहूर जो लीडर थे महात्मा गांधी जो हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं, जब वो जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, हिंदुस्तान की आज़ादी की जो तहरीक थी, उसमें महात्मा गांधी जो है उनका रोल बड़ा नुमाया है, बड़ा एक्टिव रोल था उनका, और भरपूर रोल जो है उन्होंने ब्रिटिश इंडिया से आज़ादी हासिल करने के लिए अदा किया था। फिर जब 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद हो गया, भारत खुद मुख्तार रियासत बन गया, तो क्वेश्चन ये है कि उस खुद मुख्तार रियासत के अंदर, आज़ाद रियासत के अंदर जो है महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने अपने लिए कौन सा ओहदा जो था वो एक्सेप्ट किया था, कौन सा ओहदा उन्होंने पसंद किया या उन्हें कौन सा ओहदा पेश किया गया। ही एक्सेप्टेड नो ऑफिस इन इंडिपेंडेंट स्टेट। जब रियासत कायम होगी, ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया और इंडिया एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पे वजूद में आया, तो ज़ाहिर है जो बाकी जो फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम मूवमेंट के जो बाकी लीडरशिप थी, जैसा जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बड़े एक्टिव जो है लीडर थे, वो पहले उनके एजुकेशन मिनिस्टर बन गए। इस तरह अहम जो ओहदे थे वो उन्हीं लोगों के पास चले गए। तो महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने अपने लिए कोई भी ओहदा जो था वो कबूल नहीं किया था या उन्हें कोई भी ओहदा पेश नहीं किया गया था। दोबारा देख लीजिएगा। द इंडियन लीडर मोस्ट एसोसिएटेड विद द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, महात्मा गांधी, एक्सेप्टेड विच ऑफिस आफ्टर इंडिपेंडेंस? ही एक्सेप्टेड नो ऑफिस इन द इंडिपेंडेंस इंडिया। तो जब इंडिया खुद मुख्तार हो गया तो उन्होंने जो है कोई भी ओहदा जो था वो अपने पास नहीं रखा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड on 19 July 1905 by Lord Curzon and the then Viceroy of India, and implemented on 16 October 1905 and 16 October 1911। तो क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट्स, द पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है बहुत अहम क्वेश्चन है जो कि 1905 के अंदर जो है 1905 में हुई थी। वाज अनाउंस्ड ऑन जुलाई, तो इसकी जो अनाउंसमेंट हुई थी कि हम बंगाल को तकसीम कर देंगे, डेट वाज अनाउंस्ड वाज ऑन 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905 को जो है इसकी अनाउंसमेंट की गई बाय लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन जो था ही अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और नेक्स्ट है उस वक़्त वो हिंदुस्तान के वाइसराय थे, द देन वाइसराय ऑफ इंडिया, द देन वाइसराय ऑफ इंडिया एंड इम्प्लीमेंट। और उसकी जो अनाउंसमेंट है उसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था? द अनाउंसमेंट ऑफ द लॉर्ड कर्जन वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 16 अक्टूबर 1905। यानी अमली तौर पे जो बंगाल की तकसीम है वो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को ईस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल के दरमियान जो है वो तकसीम कर दिया गया था। जो ईस्ट बंगाल था वो एक मुस्लिम अक्सरियती सूबा बन गया और जो वेस्ट बंगाल था वो एक हिंदू अक्सरियती सूबा जो था वो बन गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस? हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है जिसकी बुनियाद जो है वो
1885 को रखी गई थी। तो हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस आफ्टर द पार्टीज फाउंडेशन इन दिसंबर 28 1885। तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है डेट वाज फाउंडेड इन दिसंबर 28 1885। उस वक्त जो है इसके फाउंडर कौन थे या इसका पहला प्रेसिडेंट जो था, हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट, उसका पहला प्रेसिडेंट कौन बना, तो वो है वोमेश चंद्रा बैनर्जी। वोमेश चंद्रा बैनर्जी was the first president of ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का जो पहला प्रेसिडेंट बना वो वोमेश चंद्रा प्रेसिडेंट थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड द कांग्रेस टेक पार्ट? डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि 1930 को, 1931 को और 1932 को तीन गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई। हर साल जो है एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनकाद हुआ। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो कब हुई? वो मुनक्कद हुई 1930 में। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1931 को, और जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो 1932 को जो है वो अनाउंस हुई थी। तो आपने बताना ये है कि ये तीन गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें से ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है उसने कौन सी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो है वो पार्टिसिपेट किया था? इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड द कांग्रेस टेक पार्ट? उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की थी, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से 16 जो नुमाइंदे थे, 16 नुमाइंदे जो थे उन्होंने इसमें जो है शिरकत की थी। लेकिन पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो है किसी ने भी शिरकत नहीं की थी। फिर दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो पार्टिसिपेट जो है वो नॉमिनल थी, बर नाम थी, उसमें सिर्फ गांधी जो हैं वो शरीक हुए थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिप्रेजेंटेड द ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है किस शख्सियत ने जो है, किस पर्सनैलिटी ने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था? उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर। द करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर। हु रिप्रेजेंटेड द ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस in the second round table conference? द दुरुस्त जवाब इसका है वो है महात्मा गांधी ने जो है दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की नुमाइंदगी की थी। लेकिन वहाँ पे बड़ी दिलचस्प सूरत होगी कि जहाँ पे जो है गांधी के ऊपर कोई दबाव पड़ता, कोई प्रेशर आता कि ये बात जो है वो उसको किया जाए, तो गांधी कहते मैं ज़ाती इनफरादी हैसियत से यहाँ पे आया हूँ। तो कभी वो इनफरादी हैसियत से वहाँ पे चले जाते और कभी कहते कि मैं कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो इसी के अंदर जो है कोई भी वहाँ पर जो है इत्तफाक़ राय नहीं हो सका था। और सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, पहली और दूसरी और तीसरी तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है वो नाकाम हो गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन फ्रॉम 7 सितंबर 1931 टू 1 दिसंबर 1931। महात्मा गांधी रिप्रेजेंटेड द ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस एंड सरोजनी नायडू रिप्रेजेंटेड द इंडियन। तो उसमें दो शख्सियात थी, एक तो महात्मा गांधी थे, और महात्मा गांधी ने क्या किया, रिप्रेजेंटेड द ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। तो उन्होंने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को जो है वो रिप्रेजेंट किया था। लेकिन उसके अलावा जो है सरोजनी नायडू जो हैं वो भी शिरकत उन्होंने की थी, जिनको बुलबुल हिंद कहा जाता था। तो उन्होंने किसकी नुमाइंदगी की थी? वुमेन, जो इंडियन वुमेन्स थी या इंडियन फार्मर्स की? द करेक्ट आंसर इज़ इंडियन वुमेन। इंडियन वीमेन जो हैं उनकी नुमाइंदगी जो है सरोजनी नायडू ने की, और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है उनकी नुमाइंदगी जो है वो महात्मा गांधी ने जो है वो की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया? द आंसर क्वेश्चन इज हु इज़ द गार्डियन ऑफ द fundamental rights of the citizens of the India? The first option is Parliament and the second option is Judiciary. The correct answer is Judiciary. Indian judiciary
इज़ द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। तो जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, उसको जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जुडिशरी है इंडिया की, उसको उसका निगरान मुकर्रर किया गया है, मुहाफ़िज़ और उसका गार्डियन जो है वो डिक्लेयर किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन borrowed फ्राम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। The second option is Russian constitution. The second option is the correct option. The concept of fundamental duties in the Indian constitution has been borrowed from the Russian constitution. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चैप्टर है या जो कंसेप्ट पाया जाता है उसको रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो बारो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी। The principle of diarchy was introduced in India by British government through which act? तो डियर स्टूडेंट्स, डायरकी जो है इट मीन्स दो अमली का जो निज़ाम होता है, ड्यूल गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है या ड्यूल एग्जेक्टिव जो है उसका जो सिस्टम उसको डायरकी कहते हैं। तो इंडिया के अंदर जो है इसको सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया था। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इंडियन गवर्नमेंट ने डायरकी सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया था, यानी दो अमली का जो निज़ाम है इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर का मुतारफ़ करवाया। तो इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। द करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन जो है, डेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। दोबारा सुनिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू विच एक्ट। द करेक्ट आंसर इज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आइए देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द ओल्डेस्ट पोलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। तो इस वक्त इंडिया के अंदर जो है चूँकि मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी सियासी जमातें वहाँ पे काम कर रखी हैं, तो आपने बताना ही है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट पोलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। भारतीय जनता पार्टी, जिसको आमतौर पे बीजेपी कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखते हैं, द सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है उसकी बुनियाद जो है, जैसा कि पहले बात हो चुकी है, 1885 को जो है वो रखी गई थी। 28 दिसंबर 1885 को जो है रखी गई थी। और ये सिर्फ ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है, यानी उस वक्त हिंदुस्तान जो पाकिस्तान है मौजूदा इंडिया जो है और बांग्लादेश जो है, ये एक ही चूँकि रियासत है, तो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है यहाँ पे ब्रिटिश रूल था, उसमें कायम होने वाली सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी उसके बाद कायम हुई और बाकी सियासी जमातें जो हैं उनका क़याम भी बाद में ही अमल में आया था। तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो ना सिर्फ इंडिया की जो है वो सबसे जो है ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, बल्कि इन तीनों मुल्कों के अंदर जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें से सबसे जो ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है वो भी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ही है। विच इज़ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया? इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कब कायम हुई और उसका पहला इजलास कब हुआ? जैसा कि पाकिस्तान जो है उसके जो पहली जो दस्तूर साज असम्बली थी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ इंडिया, तो मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली ऑन 9 दिसंबर 1946। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी तफसील बताना ज़रूरी है। ये यूनाइटेड इंडिया था, वहाँ पे ब्रिटिश इंडिया जो था उसमें 1945 और 1946 को जो है वहाँ पे इलेक्शन हुए थे और उस इलेक्शन के नतीजे में जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो है वो बनाई गई थी, जो कि पूरे हिंदुस्तान की थी, यूनाइटेड इंडिया की जो है, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान अभी तकसीम नहीं हुआ था। तो आज़ादी के बाद जो है जो पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली कायम हुई और जो इंडिपेंडेंट इंडिया और सॉवरेन इंडिया की जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली कायम की, तो उसके जो मेंबर्स थे ये वही मेंबर्स थे जो यूनाइटेड इंडिया के मुत्तहिदा हिंदुस्तान की जो असम्बली थी उसके लिए 1945 और 1946 में ये लोग मुंतखब हुए थे। तो जब
3 जून प्लान के मुताबिक अब हिंदुस्तान की तकसीम का ऐलान किया गया, तो उसमें फिर इनको ऑफ़र की गई कि जो लोग हिंदुस्तान में रहेंगे वो हिंदुस्तान की जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली होगी वो उसके मेंबर बन जाएंगे, और जो लोग पाकिस्तान चले जाएंगे वो पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली होगी वो उसके मेंबर जो है कंसीडर किए जाएंगे। तो इसका जो है बेसिकली जो है ये असम्बली जो थी जिनके अरकान पर मुश्तमिल दोनों रियासतों की जो असम्बलियाँ बनी, उनका जो इंतखाब था वो 1945 और 1946 के जो इलेक्शन थे, यूनाइटेड इंडिया के जो इलेक्शन थे, उसमें इनका इंतखाब अमल में लाया गया था। और तो नेक्स्ट क्या है, एंड इट्स लास्ट सेशन वाज हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950। तो इंडिया जो है जब हिंदुस्तान तकसीम हो गया तो वहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो है वो कंटिन्यू कर रही थी। तो उसका जो लास्ट इजलास था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ, और उसके बाद इंडिया के अंदर जो है जो नए इलेक्शन हुए, और उस नए इलेक्शन के बाद जो है इंडिया की जो दूसरी बाकायदा कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी वो उसकी बुनियाद जो थी वो रख दी गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन है वो कब हेल्ड हुए? जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन इंडिया बिटवीन 25 अक्टूबर 1951 एंड 21 फरवरी 1952। इंडिया के अंदर जो है, इंडिया चूँकि आबादी के अतबार से और रकबे के अतबार से एक बहुत बड़ी रियासत है, इस वक्त भी जो है इंडिया के अंदर जो जनरल इलेक्शन होते हैं वो कई जो है स्टेजेस के अंदर होते हैं, वो एक दिन में कंडक्ट नहीं होते, उसमें बहुत सारे दिन जो है वो लगते हैं। यानी फेडरल असम्बली के इलेक्शन होते हैं, फिर जो उनकी जो स्टेट असम्बलीज़ हैं उनके भी इलेक्शन मरहलावार होते हैं, तो उसमें बहुत सारा टाइम जो है वो कंज्यूम होता है। तो ये तरीक़ेकार उनका शुरू से ऐसे ही चल रहा है। तो वहाँ भी आप देखें कि जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन के हुए वो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक का जो इरा है उसमें उनके इलेक्शन जो थे वो मरहलावार जो हैं वो कंडक्ट हुए थे। दे वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा। लोकसभा जो है क्या है? लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। लोकसभा क्या है? लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड लोकसभा, एंड द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड राज्यसभा। तो जो फर्स्ट लोकसभा के इलेक्शन हुए थे वो जो है वो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक का जो इरा है इसमें ये इलेक्शन जो थे वो कंडक्ट हुए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When was the first parliament was selected in India? इंडिया की जो फर्स्ट पार्लियामेंट है वो कब जो है इलेक्टेड हुई और कब उसके इलेक्शन हुए? द फर्स्ट लोकसभा, मैंने आपको बताया कि व्हाट इज लोकसभा। लोकसभा इज द लोअर हाउस, लोअर चैम्बर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है वो बाई कैमरल पार्लियामेंट है, और उसका जो लोअर हाउस है वो लोकसभा कहलाता है, और जो उसका अपर हाउस है वो राज्यसभा कहलाता है। तो लोकसभा जो है वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन 17 अप्रैल 1952। तो 17 अप्रैल 1952 को जो है लोकसभा जो है, पहली लोकसभा जो है उस कैम किया गया। आफ्टर इंडियाज़ फर्स्ट जनरल इलेक्शंस द फर्स्ट लोकसभा लास्टेड इट्स फुल टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। तो जो पहली लोकसभा गवर्नमेंट कैम हुई ऑन 17 अप्रैल 1952 को, उसने अपनी 5 साल की जो टर्म है वो पूरी की, और 5 साल की टर्म पूरी करने के बाद एंड वाज डिसॉल्व्ड ऑन द 4 अप्रैल 1957। The first session of this Lok Sabha commenced on 13 मई 1952। तो बहुत दिलचस्प बात है कि इंडिया, एक तो ये है कि इंडिया ने अपने क़याम के फ़ौरन बाद जो है जनवरी 1950 में जो है 26 जनवरी 1950 को जो है अपना फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नाफज कर दिया था। 26 जनवरी जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन नाफज हो गया तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो इलेक्शन की तरफ चले गए। पहला इलेक्शन हुआ, और पहले इलेक्शन के नतीजे में जो फर्स्ट पार्लियामेंट बनी उसने अपने 5 साल पूरे किए, उसने अपने 5 साल पूरे किए, और उसका जो पूरा टेन्योर जो है वो पूरा हुआ। अब थोड़ा सा हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है इस हवाले से बड़ी मायूस कुन है। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों सेम टाइम जो है सेम प्रोसेस जो है इनका जो है वो आगाज़ होता है, लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान के साथ हुई कि पाकिस्तान और इंडिया का जो सिस्टम, उसमें जो बेसिक जो फ़र्क नज़र आता है वो ये है कि एक तरफ क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे और लियाक़त अली ख़ान थे, दूसरी तरफ कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं।
तो अपने अपनी सतह के ऊपर जो है दोनों बुलंद कामद शख्सियात हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ट्रेजिडी ये हुई कि क़याम पाकिस्तान के थोड़ा अर्सा बाद जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनका इंतकाल हो जाता है और उनके बाद जो है एक क्राइसिस पैदा होता है। लेकिन इंडियन जो सिस्टम है उसकी खुशकिस्मती जो है ये थी कि इंडिया के क़याम के बाद जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो एक लंबा अरसा जो है कमोबेश 16 साल से ज़ायद अरसा जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे। और जब जब कोई शख्स घर बनाता है तो जिसने घर बनाया हुआ हो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी लुक आफ्टर करता है। तो जवाहरलाल नेहरू जो है उसको संभलने का, काम करने का, अपनी निगरानी के अंदर सिस्टम को डेवलप करने का जो है बड़ा अच्छा मौका मिल गया था। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। तो ये फ़र्क है, हमें नज़र आता है कि जब जो जेन्युइन लोग थे वो नहीं होंगे तो बाद में आने वाले लोग जो हैं वो इक़्तिदार की जंग में मुलव्वस हो गए। तो पाकिस्तान जो है उसकी जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन उसका देखिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैंने कहा कब कायम हो रखा है, जनवरी 26, 1950 को। और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कब बन रहा है, मार्च 23, 1956 को। जो काम इंडियन सिस्टम ने, इंडियन लोगों ने, इंडियन लीडरशिप ने 26 जनवरी 1950 को कर लिया, वही काम पाकिस्तान के अंदर 23 मार्च 1956 को हुआ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंडियन लीडरशिप थी वो कितनी संजीदा थी और जिन लोगों के हाथ में पाकिस्तान का सिस्टम आ गया था वो लोग सिस्टम के साथ कितने संजीदा थे। तो एक ही काम जो है दोनों ने किया, लेकिन उसके लिए टाइम पीरियड जो है वो मुख्तलिफ है। तो ये बहुत बड़ी जो है बात है कि इंडियन जो लीडरशिप थी उन्होंने इंतहाई संजीदगी के साथ जो है मुज़ाहरा किया और अपने जो इब्तदाई मसाइल थे उनको जो है वो अच्छे तरीके से हल कर लिया था। खैर ये बात बड़ी तफसीली है लेकिन बाद में हम कभी करेंगे। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। हु वाज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो कि 28 दिसंबर 1885 को कायम हुई, तो उसकी फ़र्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? एन.ए. बसंत, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी। द करेक्ट आंसर इज़ एन.ए. बसंत। एन.ए. बसंत जो है शी वाज द फर्स्ट लेडी या वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड इंडिया अडॉप्ट द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया ने अपना फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब अडॉप्ट किया? जनवरी 26, 1950 को। और पाकिस्तान ने कब किया? 1956 को। तो ये कमोबेश 9 साल लगे और यहाँ पे जो है वो 3 साल से भी कम अरसे में जो है उन्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फ्रेम कर लिया था। और हम जो हैं और हमने जो बनाया आइन वो कब हुआ? अक्टूबर 1958 को जो है उसको मनसूख कर दिया गया। तो ये भी देखें एक और ट्रेजिडी हुई कि बड़ी मेहनत से काम किया लेकिन वो काम जो है वो थोड़े अरसे के बाद जो है वो भी मलिया मेट कर दिया गया और इस तरह जो है ये बिगाड़ जो है आज तक जारी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज इंडियन प्रेसिडेंट। तो इंडियन प्रेसिडेंट के ओहदे के ऊपर जो शख्सियात आज तक फैज़ हुई हैं उनमें से सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका है? उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। द करेक्ट आंसर इज़ राजेंद्र प्रसाद। और नेहरू जो हैं ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो है दैट्स द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज इंडियन प्रेसिडेंट। तो इंडिया के ओहदे के ऊपर जो शख्सियात प्रेसिडेंट के ओहदे के ऊपर फैज़ रखी हैं उसमें राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो सबसे लंबी मुद्दत उन्होंने पूरी की। शॉर्टेस्ट मुद्दत किसकी है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड जाकिर हुसैन। द करेक्ट आंसर इज़ जाकिर हुसैन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर। द करेक्ट आंसर इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं उसको जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था वो इंडिया का लगाया गया। तो जब इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया 26 जनवरी 1950 को जो है, तो उसके बाद
जो है वो गवर्नर जनरल का अहदा ख़त्म हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट का अहदा आ गया था। तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसका पहला प्रेसिडेंट बना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? गांधी वाज मर्डर्ड ऑन। गांधी जो इंडिपेंडेंट जो स्ट्रगल थी इंडिया की जो है उसमें उनका बड़ा मरकज़ी रोल रहा, बड़ा एक्टिव रोल रहा और बड़ा जानदार उनका रोल था। लेकिन हुआ क्या कि आज़ादी के कुछ अर्सा बाद जो है उनका मर्डर हो गया था जो है। तो इंडिया के अंदर जो है ये एक खौफनाक हादसा हुआ, बड़ा अफसोसनाक हादसा था ये। एक बड़े लीडर को जो है वहाँ पे कत्ल कर दिया गया था। गांधी वाज मर्डर्ड ऑन 20 जनवरी 1949, 10 March 1948, 30 January 1948. The third option is the correct option. मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी का जो पूरा नाम है वो है मोहनदास करमचंद गांधी, वाज मर्डर्ड ऑन 30 जुलाई 1948 को जो है उनको कत्ल कर दिया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड द नागालैंड स्टेट इन। तो नागालैंड स्टेट जो है उसको कब क्रिएट किया गया था, कब उसको एक अलग जो है वो फेडरेटिंग यूनिट का स्टेटस दिया गया था? सितंबर 1 1963, सितंबर 1 1983। द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड द नागालैंड स्टेट इन सितंबर 1 1963। आइए देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फ्रेम्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर। द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर was the person who created the framed the Indian Constitution. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Chinese government for the first time expressed its border dispute with India in January 1959, January 1962, January 1965. The correct option is January 1959. इंडिया और चाइना के दरमियान जो सरहदी तनाज़ा चल रखा है, तो फर्स्ट टाइम जो है चाइना ने जो है वो इसके बाद का इजहार जो है वो जनवरी 1959 को किया था और 1962 को फिर दोनों रियासतों के दरमियान जो है वो सरहदी तनाज़े के ऊपर जंग भी हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर नेबर्स कंट्रीज़ ऑफ इंडिया? इंडिया जो है उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं? व्हाट आर द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया? नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया आर चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो ये वो 7 कंट्रीज़ हैं। द फर्स्ट इज़ चाइना, सेकंड नेपाल, थर्ड भूटान, फोर्थ पाकिस्तान, फिफ्थ जो है वो म्यांमार, 6 श्रीलंका एंड बांग्लादेश। तो 7 ममालिक के साथ जो है श्रीलंका इंडिया की जो है वो बाउंड्रीज मिलती हैं। तो लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन 7 ममालिक के साथ इंडिया की बाउंड्रीज मिलती हैं उनमें कमोबेश सब के साथ जो है इंडिया की तनाज़ात चल रहे हैं। पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं, नेपाल के साथ चल रहे हैं, चाइना के साथ चल रहे हैं, श्रीलंका के साथ हैं, बांग्लादेश के साथ हैं। तो किसी भी हमसाये के साथ जो है कोई आइडियल रिलेशनशिप वाली बात नहीं है। तो ये बात जो है ये अफसोसनाक बात है। इस खित्ते के अंदर जो है सबसे अहम बात यह है कि रियासतों के इस खित्ते की जितनी भी रियासतें हैं उनके मफादात जो हैं वो एक दूसरे के साथ गहरे वाबस्ता हैं। जिस तरह यूरोपियन स्टेट जो हैं उन्होंने यूरोपियन यूनियन बना ली है और उन्होंने अपने वसाइल जो हैं वो इंसानों के ऊपर ख़र्च करने शुरू कर दिए हैं और जंगों से और तनाज़ात से उन्होंने जान छुड़ा ली है। तो इस खित्ते की जो रियासतें हैं जो सार्क कंट्रीज़ कहलाते हैं उन्हें भी इस बात के ऊपर जो है सोचना चाहिए, मिल बैठना चाहिए और अपने जो तनाज़ात हैं उनको जो है वो डायलॉग के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए और डिप्लोमेसी के ज़रिए जो है वो हल करना चाहिए ताकि ये खित्ता जो है यहाँ के जो वसाइल हैं वो असला साजी के ऊपर, जंगों के ऊपर ज़ाया ना हो बल्कि इंसानों की तरक्की, उनकी खुशहाली, उनकी बेहतरी, उनकी वेलफेयर के ऊपर ख़र्च होने चाहिए, उनकी एजुकेशन के ऊपर ख़र्च होने चाहिए, उनकी हेल्थ के ऊपर ख़र्च होने चाहिए, उनके सिक्योरिटी के ऊपर ख़र्च होने चाहिए, उनको एक अच्छा जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ जो है वो देना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी के अंदर भी जो है रौनक जो है वो बहाल हो। तो बहुत ज़रूरी है इस खित्ते की रियासतों को जो है इस बात के ऊपर लाजमी तौर पर सोचना चाहिए, वरना यहाँ क्या है गुर्बत, पसमानदगी, जहालत
और दहशतगर्दी, नफ़रत, जंगें, ये इसका जो है वो किस्मत जो है बनी रहेगी। तो ज़रूरी है कि तमाम रियासतें जो हैं वो अपने जो भी तनाज़ात हैं उनको हल करें और पुरअमन तरीके से जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। अकॉर्डिंग टू एरिया विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन स्टेट्स की तादाद है 28 और उसमें 8 जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो उन 28 रियासतों में से यानी 28 सूबों में से एरिया के अतबार से, रकबे के अतबार से कौन सी रियासत उसकी सबसे बड़ी है। अकॉर्डिंग टू एरिया विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश और राजस्थान। द करेक्ट आंसर इज़ राजस्थान। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया इज़, डियर स्टूडेंट्स, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। तो उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान। तो करेक्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया। आबादी के अतबार से सबसे बड़ी रियासत है उत्तर प्रदेश और रकबे के अतबार से जो है राजस्थान जो है वो सबसे बड़ी रियासत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज़ ए फेडरल यूनियन कंप्राइजिंग 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, 30 स्टेट्स एंड 10 यूनियन टेरिटरीज। द करेक्ट आंसर इज़ 28 स्टेट्स एंड 8 टेरिटरीज। इंडिया जो है एक फेडरेशन है, एक वफाक है और इसके जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं उनको स्टेट्स कहा जाता है। और इंडिया की जो स्टेट्स की तादाद है वो है 28। इंडिया इस वक्त 28 स्टेट्स की फेडरेशन है और इन 28 स्टेट्स के अलावा जो है 8 इसमें जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज भी जो है वो शामिल किए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया। विच इज़ द परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया। The first option is city of Kannauj and the second option is city of Aligarh. The correct answer is city of Kannauj. City of Kannauj is the city of परफ्यूम ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जो है परफ्यूम के हवाले से जो है परफ्यूम की और ख़ास तौर पे इतर जो है उनकी तैयारी के सिलसिले में जो है जो कन्नौज शहर है इंडिया का वो इंतहाई ज़्यादा जो है वो अहमियत का जो है वो हामिल है। Which is the perfume city of India? The correct answer is city of Kannauj. आइए देखते हैं which is the next question. Which city is called city of palaces in India? इंडिया के कौन से शहर को सिटी ऑफ पैलेसेस कहा जाता है। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ कोलकाता एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ न्यू दिल्ली। द करेक्ट आंसर इज़ कोलकाता। कोलकाता इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ पैलेसेस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर कौन है। द आंसर इज़ इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जो हैं शी वॉज बॉर्न इन ऑन 19 November 1917 and died on 31st October 1984 को। तो इंदिरा गांधी जो हैं वो 1917 को पैदा हुई और 1984 को जो है उनका मर्डर हुआ था। जब वो एज ए प्राइम मिनिस्टर जो है वो ओहदे को ऊपर फैज़ थी तो उनका मर्डर हो गया था। वाज एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड ए सेंट्रल फिगर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आइए देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो है सबसे लॉन्गेस्ट ओहदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास किस शख्सियत के पास रखा है। द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर वाज जवाहरलाल नेहरू, also was the first prime minister whose tenure lasted 16 years 286 days to 16 years and 286 days जो हैं, and he was the first prime minister of India. Who is the longest serving prime minister in India? The answer is Jawaharlal Nehru. And who is the first prime minister of India? And his tenure lasted 16 years and 286 days. आइए देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ इंडियाज़ सिक्स प्राइम मिनिस्टर। इंडिया के जो सिक्स प्राइम मिनिस्टर है वो कौन था। राजीव गांधी। सिक्स प्राइम मिनिस्टर वाज राजीव गांधी। राजीव गांधी जो है ही वाज द सन ऑफ इंदिरा गांधी।
तो ये इंदिरा गांधी का बेटा था और ये इंदिरा गांधी के इंतकाल के बाद जो है ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना था एंड ही वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो है ये सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, बल्कि इसको उस वक्त जो है जब ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना था तो उस वक्त जो है ये इंडिया पूरी दुनिया के अंदर जो है यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो है इसको डिक्लेयर किया गया था। और राजीव गांधी जो है इसका भी मर्डर हुआ था, इंदिरा गांधी का भी मर्डर हुआ और राजीव गांधी जो है इनका भी मर्डर हो गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु इज़ द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया? इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर अम्बेडकर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी चंद दिन पहले जो है 15 अक्टूबर को जो है जो इंडिया के अंदर जो है एजुकेशन डे मनाया गया है, तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो है उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी एज ए एजुकेशन मिनिस्टर उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जो है ये उनका जो है वो एजुकेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? डियर स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ी सी कंपोजिंग का इशू है। सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और दिलचस्प बात यह है कि जब 1966 को जो है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ताशकंद मुआहदा हुआ था, तो जब ताशकंद मुआहदा हुआ तो उसके ऊपर जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो साइन किए थे और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने साइन किए थे। और लाल बहादुर शास्त्री जो हैं जब उन्होंने इस के ऊपर साइन किए ताशकंद मुआहदे के ऊपर, तो उसके बाद वहीं पे अभी वो ताशकंद में ही थे, रूस में ही थे जब उनका वहाँ पे इंतकाल हो गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच, और आज जो है हमने बात की है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, उसमें कुछ इंडियन हिस्ट्री के ऊपर भी बात हुई है और इसके अलावा इंडियन जोग्राफी के हवाले से और दीगर जो बातें हैं उनके ऊपर भी बात होती रही है। इस वीडियो के ऊपर जो है आपका फीडबैक दरकार है। अगर इस वीडियो के अंदर जो है कोई गलती कोताही हुई हो तो आप लाजमी तौर पर निशानदेही कीजिएगा ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। और दूसरा ये है कि अगर आपको अच्छा काम लगता है तो उसको अप्रिशिएट भी कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो। तो यहाँ पे इजाज़त चाहिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर watching my YouTube channel Political Science with Nawaz Wadaj।